हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है मोहम्मद गौरी। यानी आज की क्लास में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कल ही हमने मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री स्पेशल में, और इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में। साथ ही साथ हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध की एक कहानी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, जो रेड कलर टॉपिक है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कल की क्लास में, मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड हो या महमूद गजनवी से रिलेटेड हो। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। और इसी प्रकार से जो ये आगे के टॉपिक हैं सभी को हम अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में और उससे संबंधित कुछ बातें। तो मोहम्मद गौरी, जिसका अन्य नाम यानी मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक था। गौर वंश का शासक था और ये भी एक तुर्की शासक ही था, यानी अफ़गानिस्तान के रास्ते इसने भारत में प्रवेश किया। और इसे गौर वंश का शासक कहा जाता है, गौर वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले गजनी वंश यहाँ पर था। यानी मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी पहले भारत आया था, वो गजनी वंश का शासक हुआ करता था। और मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक हुआ करता था। इसके अन्य नाम में मोहम्मद बिन साम और मुइजुद्दीन और शहाबुद्दीन, तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। यानी इन नामों से भी मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। और ये 1173 में भारत आया था, यानी 1173 ईस्वी में इसने भारत में आक्रमण किया था। और उसके अलावा जो मोहम्मद गौरी है, इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। अब क्यों इसे मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लूटपाट करना था, ना कि साम्राज्य स्थापित करना। इसीलिए उसने साम्राज्य स्थापना में उतना ध्यान नहीं दिया, उसने केवल लूटपाट ही यहाँ पर की। बट मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य का इसे संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी का एक सेवक हुआ करता है, दास हुआ करता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा और उसके बाद मुगल्स आएंगे। तो इस प्रकार से एक मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना है वो यहाँ पर होती है, मोहम्मद गौरी के शासनकाल से ये स्टार्ट होती है। और उसके अलावा एक संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती एक संत थे जो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ये एक संत थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने अपनी वहाँ पर कुटिया बनाई थी। और इसी के नाम पर आज अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो इन्हीं के नाम पर है। यानी वो यही संत हैं जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, संत मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं की दरगाह बनी हुई है अजमेर में। तो ये बात भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। इसके साथ ही साथ मोहम्मद गौरी ने एक लक्ष्मी की आकृति वाला एक सिक्का भी इसने चलाया था, जिसमें अरबी भाषा में कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये भी जो सिक्का है ये किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी ने चलाया था। तो इतनी बातें मोहम्मद गौरी के जीवन काल से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहम्मद गौरी के कुछ आक्रमण, क्योंकि इसने भारत में कई सारे आक्रमण किए अलग अलग शासकों में। तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात वाले रास्ते से, यानी आप देखेंगे जो आज का जो भारत है, तो आप उससे देखेंगे कि गुजरात से सटा हुआ एरिया है पाकिस्तान का और फिर आगे अफ़गानिस्तान का। तो उसी वाले एरिया में पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। तो उसी अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से गुजरात के रास्ते इसने भारत में प्रवेश किया था। यानी मोहम्मद गौरी ने गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। और जब प्रवेश करेगा और उसको अंदर तक आना है तो कई सारे शासकों से उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों का शासन था। यानी अलग अलग वंश वहाँ पर राज करते थे, जैसे सोलंकी वंश हो गया, चालुक्य वंश, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर चौहान वंश। तब आप दिल्ली तक पहुँच पाएंगे जब आप कई सारे यानी शासकों से आपको वहाँ पर भिड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान में आक्रमण किया, जिसमें आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहाँ से इसने बहुत सारा सोना इसने लूटा और साथ ही साथ इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो चुकी थी मुल्तान आक्रमण के बाद 1175 ईस्वी में। और फिर इसने गुजरात वाले एरिया में प्रवेश किया और वहाँ पर इसने 1178 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण किया।
गुजरात में इसने आक्रमण किया। और इस समय यहाँ शासन हुआ करता था भीम द्वितीय का, और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को इस बैटल में बुरी तरीके से हरा दिया। और ये इसकी यहाँ पर शुरुआत में ही पहली हार हो गई मोहम्मद गौरी की, जब इसने गुजरात में आक्रमण किया और वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरीके वहाँ पर हरा दिया। और उसके बाद फिर आगे इसने गजनी शासक को भी हराया, यानी गजनी जो शासक बाद में हुआ करता था, महमूद गजनवी के बाद जो शासक आया कमज़ोर ही रहे, तो गजनी शासक को भी इसने हरा दिया और अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। और फिर शुरुआत होती है कई सारे इम्पोर्टेंट बैटल्स की, जिनमें शामिल है तराइन के युद्ध। तो तराइन के 2 युद्ध हुए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ तराइन्स, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम से पूछे जाते हैं। इनसे सन से रिलेटेड कहाँ पर ये युद्ध हुए थे, यानी कब ये युद्ध हुए थे और किसके किसके बीच ये दोनों युद्ध हुए तराइन के। तो सबसे पहले जो तराइन एरिया है वर्तमान में ये है हरियाणा में, यानी भारत के हरियाणा में स्थित है तराइन वर्तमान में, अगर हम इसकी बात करें। और जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध। और प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, यानी दोनों युद्ध ही लड़े गए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए। तो देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी था, इसने गुजरात वाले हिस्से से भारत में प्रवेश किया। फिर आगे आते हुए जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा तो सभी जो राजपूत शासक हुआ करते राजस्थान के आसपास वाले एरिया में, यहाँ पर राजपूतों का शासनकाल हुआ करता था। तो वहाँ पर कई सारे राजपूत शासकों ने आपस में मिलकर इसे घेरने की तैयारी की। और पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के शासक थे, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, तो इन्होंने कई सारे राजपूत शासकों से कहा कि हम लोग मिलकर इसे यहाँ पर घेरते हैं, मोहम्मद गौरी को घेरते हैं, दिल्ली में आक्रमण नहीं करने देते। तो कई सारे जो राजपूत शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ आए। बट यहाँ पर एक शासक थे कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि इनका कुछ पुराना इशू था। यानी जब एक यज्ञ जयचंद ने कराया था साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड, तो उसको पृथ्वीराज चौहान ने नहीं माना था। तो वही कुछ इशू था, इसके चलते कन्नौज के जो राजा थे, राजा जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया इस वाले युद्ध में। यानी जब बात हुई मोहम्मद गौरी को वहाँ पर घेरने की, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यानी भीषण युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध में। और एक बात यहाँ पर हमको याद रखनी होगी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके बारे में हमने वैसे पढ़ा था जब हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा था, बट वहाँ पर हमने इतना डिटेल से आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पर आप जानिएगा। तो जो कन्नौज के राजा जयचंद थे, इनकी बेटी थी राजकुमारी संयोगिता। तो इनसे इनका कुछ अफेयर पृथ्वीराज चौहान का चलता था। तो जो जयचंद थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि हम इनकी शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ करें, और इसीलिए स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और वहाँ से अपहरण करके ये संयोगिता को लेकर आते हैं। इससे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच और मनमुटाव बढ़ जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और गौरी के साथ मिल गया, बट इसके कुछ वास्तविक प्रमाण नहीं है। तो ये स्टोरी थी पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। और अगर हम बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी को एक बार फिर हार झेलनी पड़ती है। और ये मोहम्मद गौरी की दूसरी हार है भारत में, यानी भारत में उसको दूसरी हार मिली। यहाँ पर सबसे पहले उसे हराया था भीम द्वितीय ने, और दोबारा में उसे पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर हरा दिया। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी भूल हुई राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, और वो ये थी कि जब मोहम्मद गौरी की यहाँ पर हार हुई, तो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी, ये जैसे पृथ्वीराज चौहान की सेना है और इधर मोहम्मद गौरी की सेना है। तो जब मोहम्मद गौरी की सेना हार गई तो ये सेना इधर भागने लगी। और उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो अगर चाहते, उनकी सेना चाहती, तो यहीं पर मोहम्मद गौरी और उसकी सेना का अंत किया जा सकता था। बट इन्होंने अपने राजपूत धर्म का पालन किया और इन्होंने पीछा करके
मारने वाली जो रणनीति है उसको नहीं अपनाया, यानी इन्होंने पीछा करके उस सेना को नहीं मारा, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि क्या होगा कि अभी 1 साल बाद फिर मोहम्मद गौरी वापस आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा भी और उनकी हत्या भी कर देगा। तो ये एक बड़ी भूल थी हमारे इतिहास में, जिसने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अगर उस दिन उसे मार देते, मोहम्मद गौरी को मार देते, तो आज ये हमको मेडाइवल हिस्ट्री ही न पढ़नी पड़ती। क्योंकि उसके बाद उसके जो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे या जो अन्य शासक थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर मुग़ल वंश आए, यानी मुग़ल्स भारत में आए। तो इस प्रकार से ये पूरा मुस्लिम साम्राज्य बढ़ता ही रहा। तो इसको एक बड़ी भूल के रूप में माना जाता है भारतीय इतिहास में, कि उस दिन अगर वो मोहम्मद गौरी को मार देते तो आज ये हिस्ट्री ना होती, मेडाइवल हिस्ट्री ना होती। बट कहते नहीं कि उस समय पर अगर कोई निर्णय न लिया जाए तो वो हमेशा गलत साबित हो जाता है। तो इसी में जो तराइन का प्रथम युद्ध था, जीत तो पृथ्वीराज चौहान की हुई और इन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को वहाँ से छोड़ दिया और उनकी सेना को भी छोड़ दिया। बट मोहम्मद गौरी बदला लेने की फिराक में वैसे भी था। और उसके बाद वो 1 साल बाद पुनः वापस आता है और फिर होता है उनके बीच तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो जस्ट 1 साल बाद ही होता है, 1192 ईस्वी में पुनः, यानी इन्हीं दोनों शासकों के बीच में, जिनमें है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। और इसमें मोहम्मद गौरी की यहाँ पर जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हार झेलनी पड़ती है। और इसके साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गजनी ले जाता है वहाँ पर, और उसकी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हार झेलनी पड़ती है। और पृथ्वीराज चौहान के एक यानी बचपन के साथी और उनके कवि भी थे चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, यानी पृथ्वीराज के बारे में जो जानकारी है वो हमको चंदबरदाई से ही मिलती है कि इनका जीवन कैसा रहा। तो उसी में चंदबरदाई ने वर्णन किया है। वैसे इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा या अन्य लोगों ने मोहम्मद गौरी को मारा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चंदबरदाई का जो कहना है वो ये कहना है कि जब पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पर मोहम्मद गौरी गजनी ले गया और वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आँखें वहाँ पर फोड़ दी थी गर्म सलाखों से, ऐसा कहा जाता है। और फिर उसने अंतिम इच्छा पूछी, यानी मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई से कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछिए कि वो अंतिम इच्छा उनकी क्या है। तो उन्होंने कहा, शब्द भेदी बाण काफ़ी फेमस थे उनके पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदबरदाई ने वहाँ पर यानी एक बाण अपनी कला का प्रदर्शन करने का वहाँ पर इच्छा व्यक्त की। और ऐसा कहा जाता है, चंदबरदाई के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अंधी आंखों से ही, यानी बिना कुछ देखे ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी अपने शब्द भेदी बाण से। बट बहुत सारे इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं और वो आगे जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु काफ़ी बाद हुई, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट ऐसा चंदबरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो में लिखा है। तो वो एक स्टोरी है इनके युद्ध से रिलेटेड, वो हमने आपको यहाँ पर बताई। तो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इनकी हत्या भी मोहम्मद गौरी के द्वारा गजनी में कर दी जाती है। और इस प्रकार से तराइन का द्वितीय युद्ध का भी अंत होता है और इसमें जीत होती है मोहम्मद गौरी की और हार होती है पृथ्वीराज चौहान की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य तथ्य भी इनसे रिलेटेड देखते हैं। तो फिर क्या होता है, 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो वो यानी चंदबरदाई की जो बात है उसको सही नहीं माना गया, क्योंकि अगर वो सही माना जाता तो फिर 1194 चंदावर का युद्ध कैसे होता मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो चंदावर का युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ, ये हुआ कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। और यहाँ पर एक बार फिर मोहम्मद गौरी की ही जीत होती है और जयचंद को हार झेलनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ जयचंद की हत्या भी कर दी जाती है मोहम्मद गौरी को द्वारा। और फिर ऐसा माना जाता है आगे 1205 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया और 1206 ईस्वी में खोखर जाति के द्वारा ही, यानी खोखर जाति के ही कुछ लोगों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है दम्यक नामक स्थान में। तो दम्यक स्थान है एक सिंध प्रांत में, वहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है खोखर जाति के लोगों के द्वारा। खोखर जाति जो कि एक हिंदू ट्राइब्स है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार से अंत होता है मोहम्मद गौरी का। और इसका एक
दास था, यानी इसका एक ग़ुलाम। वैसे तो कई सारे इसके ग़ुलाम थे मोहम्मद गौरी के, बट उनमें जो एक ग़ुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ग़ुलाम हुआ करता था और काफ़ी प्रिय था ये मोहम्मद गौरी के। तो इसने ही आगे फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी ग़ुलाम वंश की स्थापना की, और उसी से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और आज हमको केवल मोहम्मद गौरी के बारे में ही पढ़ना था, और उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने पूरी आपको बता दी। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, कई सारे वंश उसमें आएंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ ओलंपिक में भी कल हमने देखा 2 मेडल भारत को पुनः मिले, जो कि एक अच्छी बात है, एक प्राउड फीलिंग मोमेंट है भारत के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्यों नहीं रोज़ बताते कि आज किसने पदक जीता, किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसने सिल्वर मेडल जीता। तो देखिए 8 अगस्त को ओलंपिक कंप्लीट हो रहा है, और 8 अगस्त को ही हम ओलंपिक पर एक फुल लेक्चर लेंगे, जिसमें हम जितने भी कौन टॉप में रहा भारत में, किसने कौन कौन से पदक जीते, सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको एक वीडियो के अंदर देंगे। तो वो वीडियो से आप उसे कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ 8 अगस्त को ही हमारी वीकली करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी, और उसे भी आप अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, हम ऐसा मानते हैं। और जो भी आपके सुझाव हों रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में, और आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा आमंत्रित रहेंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।